10वीं से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश माध्यमिक पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी के हम लोग समास का अध्ययन करेंगे। इसके पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। समास अर्थात समास के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि समास का संक्षिप्त अर्थ क्या है, समास में कितने पद होते हैं, हिंदी में समास कितने मुख्यतः होते हैं, समास का प्रयोग कैसे करते हैं, समास का यूज क्या है, अर्थात कई प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कुछ पुराने प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है, अर्थात हिंदी में समास का अर्थ है संक्षिप्त। क्या होता है? समास का अर्थ है संक्षिप्त। जैसे संक्षिप्त का मतलब है कई चीजें हैं, बड़ी चीज को हम छोटे फॉर्म में लिख दो, क्या हो जाएगा? संक्षिप्त फॉर्म। जैसे हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर का क्या नाम है? श्री रमेश चंद्र द्विवेदी। अब श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? श्री आरसी द्विवेदी। क्या हो गया? एक प्रकार का क्या हो गया? ये संक्षिप्त फॉर्म ही हो गया, अर्थात वही ये समास का कार्य है कि बड़ी चीज को हम छोटे फॉर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहला क्या है? पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पहला क्या है? पूर्व पद, दूसरा क्या है? उत्तर पद। पूर्व मीन्स पहले, उत्तर मीन्स बाद में। अर्थात जब हम लोग समास का अध्ययन करेंगे, समास के अध्ययन में पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता होगी, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तो आप लोग यही से समझते चलिए कि पूर्व मीन्स पहले और उत्तर पद मीन्स बाद में। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि हिंदी में समास की संख्या, हिंदी में समास की संख्या मुख्यतः कितनी है? 6 है। हिंदी में समास की संख्या मुख्यतः 6 है। संस्कृत की अपन लोग बात करते हैं तो संस्कृत में समास की संख्या कितनी है? लगभग मुख्यतः 5 होती है। पद कितने होते हैं समास में? 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त। अर्थात हम लोगों ने क्या पढ़ा कि समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त। अब यहीं से हम लोग इसकी परिभाषा देखना चाहें तो इसकी परिभाषा ये रहेगी कि 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक बने नए सार्थक शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक क्या है? सार्थक शब्दों से। वो भी कैसे सार्थक शब्द? जो क्या हो? नया हो। 2 या 2 से अधिक बन करके नए सार्थक शब्दों से जो नया सार्थक शब्द बनता है उस नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा था? श्री रमेश चंद्र द्विवेदी। श्री रमेश चंद्र द्विवेदी। फिर मैंने क्या लिखा? श्री आरसी द्विवेदी। श्री आरसी द्विवेदी क्या है? सार्थक शब्द है, वो भी कैसा? नया। उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। और उसी को क्या कहते हैं? संक्षिप्त कहते हैं। अर्थात हमने क्या पढ़ा? 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर के बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। पुनः एक बार याद कर लीजिए, यहीं पर याद करना है कि परिभाषा क्या कहती है? 2 या 2 से अधिक बने नए सार्थक शब्द से बना नया शब्द क्या है? समास कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? समास की संख्या। हम लोग अब समास का अध्ययन करेंगे कि मुख्यतः हिंदी में कितने समास होते हैं। हिंदी में मुख्यतः समासों की संख्या 6 है। हिंदी में मुख्यतः समासों की संख्या क्या है? 6 है। सबसे पहला क्या है?
भाव अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर में है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर है द्वंद्व समास, फिर क्या है द्वंद्व समास। फिर क्या है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। फिर है द्विगु समास, द्विगु समास। अब देखते हैं कितने हो गए। पहला क्या है अव्ययी भाव समास, फिर क्या है तत्पुरुष समास, फिर क्या है द्वंद्व समास, फिर क्या है कर्मधारय समास। नंबरिंग कर लें, देखते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या है कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। नेक्स्ट क्या है बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्या होता है बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास अर्थात क्या हो गए कितने हो गए 6 समास हो गए। हम लोगों ने समास के अंतर्गत क्या पढ़ा, समास की परिभाषा क्या कहती है। समास की परिभाषा यह कहती है कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। पुनः एक बार आप लोग सुन लीजिए, यहीं पर याद करना है। अब 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है। दो या दो से अधिक नए सार्थक शब्द, दो या दो से अधिक बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हिंदी में समास की संख्या मुख्यतः 6 है। समास में 2 पद होते हैं। पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। फिर समास, मुख्यतः समास हिंदी में कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। पहला है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अतः आज हम इस प्रकार से एक एक करके समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। देखते हैं समास में सबसे पहले समास के अंतर्गत कौन सा समास हम पढ़ रहे हैं। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिस पद में या जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है कि जिस पद में पूर्व पद की प्रधानता हो वह कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अर्थात अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद मतलब पहला अर्थात जो उत्तर पद होगा, उत्तर पद पूर्व पद में क्या होगा निर्भर होगा। अगर पूर्व पद को हम हटा देते हैं तो उत्तर पद के अर्थ का कोई निकलेगा नहीं। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि लिंग वचन कारक तथा अव्ययी भाव समास का और एक पहचान है कि अव्ययी भाव समास में लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है कारक, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्ययी भाव समास अर्थात जो अव्ययी भाव समास होता है नित्य क्या होता है नपुंसक लिंग होता है। अव्ययी भाव समास नित्य क्या होता है नपुंसक लिंग
होता है, अर्थात पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आपका 1 नंबर से यहीं से निकल रहा है, बहुत मोस्ट है कि ऐसा कौन सा समास है हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा समास है जो नित्य नपुंसक लिंग होता है, कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा समास है निम्नलिखित में जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, कौन सा होता है, पूर्व पद की प्रधानता किसमें होती है, अव्ययी भाव समास में होती है। दूसरा क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात इसमें क्रिया की विशेषता होती है। जैसे हम लोग देखना चाहेंगे, कुछ इसमें उदाहरण करते हैं। इसमें अब क्या कर रहे हैं, अव्ययी भाव समास के कुछ हम लोग उदाहरण पहले करेंगे जो विगत पुराने परीक्षाओं में आए हुए हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे उदाहरण किस चीज का, अव्ययी भाव समास का। पहला उदाहरण है भर पेट। इस उदाहरण को आप देखिए, लिखा हुआ है किस समास का है ये है अव्ययी, ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की जो प्रॉपर्टी है, जो पहचान है, वो ये कह रही है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की क्या होती है, प्रधानता होती है, अर्थात इसमें कितने पद हैं, 2 पद। ये कौन सा है, ये है पूर्व पद और ये क्या है, उत्तर पद। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि समास में 2 पद होते हैं, समास का संक्षिप्त होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। और ये पहला पद, उत्तर पद किस पे निर्भर है, पूर्व पद में, पहले वाले में। अगर हम इसको हटा दें तो अर्थ नहीं निकलेगा कि पेट का अर्थ क्या होता है, पेट मींस पेट। अब यहां पर अगर हम पढ़ करके देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, भर पेट, अर्थात उसने खाना खाया। कैसे खाया, भर पेट। कहीं पर आप हाईवे पे कहीं जाते हैं, सफर करते हैं, तो वहां पर ढाबे में क्या लिखा रहता है, यहाँ पर 50 रुपए में भर पेट भोजन लिखा है। अगर वो ये लिख दे कि यहाँ पर 50 रुपए में पेट भोजन मिलता है, तो क्या उसका अर्थ आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या कह रही है हमारी परिभाषा, हमारी परिभाषा ये कह रही है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, उस नए शब्द को, वो भी कैसा शब्द, सार्थक शब्द हो। सार्थक का मतलब जिस शब्द का अर्थ निकलता हो, उसी को हम सार्थक कह सकते हैं। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है, भरपेट, और ये जो उत्तर पद है इसमें निर्भर करता है पूर्व पद में, अर्थात इसमें किसकी प्रधानता है, पूर्व पद की प्रधानता है। जैसे दूसरा है बेशक, बेशक, इसमें भी क्या है, इसमें भी पूर्व पद और ये भी क्या है, उत्तर पद की प्रधानता है, अर्थात ये किस पे निर्भर करता है, पूर्व पद में। पूर्व पद क्या है, बे है, और दूसरा क्या है, शक है। फिर क्या है, साल बसाल, साल बसाल, ये क्या है, ये भी अव्ययी भाव समास है। क्यों, ये किस पे निर्भर करता है, ये इस पे करता है, साल व शाल। अर्थात हम नेक्स्ट देखेंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या है, तत्पुरुष समास। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, किसी को भी कोई समस्या हो, आप लोग पर्सनल नंबर पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी पर्सनल नंबर पे बात नहीं करेंगे। आप जो ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग अपनी समस्या से संबंधित प्रश्न को उसमें आप लिख लीजिए और आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वैसे जो मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आपको कोई समस्या नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा। मैं यहीं पर आपकी समस्या का क्या करूंगा, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान यहीं पर होगा। वैसे भी अगर कहीं समस्या है तो आप जो ग्रुप में नंबर है, ग्रुप में ही आप करिएगा, और पर्सनल नंबर में आप लोग ना करिएगा। ओके, नेक्स्ट है, हम लोग देख रहे हैं तत्पुरुष समास। फिर क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष समास हमारा ये कहता है
कि तत्पुरुष अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता थी, तत्पुरुष समास में क्या होगी, यह ऐसा समास है जिसमें किस पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। किस पद की, उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास ये कहता है कि ऐसा समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, अर्थात इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इसमें किसकी प्रधानता होती है, द्वितीय, इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। द्वितीय पद मतलब मैंने पहले बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पहला क्या होता है, पूर्व पद होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तर पद होता है। अर्थात उत्तर पद को ही क्या बोलते हैं, द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अर्थात जो पूर्व पद होता है वो किस पे निर्भर करता है, दूसरे वाले पद पे निर्भर करता है, तथा प्रथम तथा द्वितीय पद के अंदर बीच में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। फिर तीसरी पहचान क्या है कि तत्पुरुष समास में किस चीज का लोप होता है, कारक चिन्ह का लुप्त रहता है। अर्थात तत्पुरुष समास में क्या रहता है, कारक चिन्ह का लोप रहता है। अर्थात फिर से हम एक बार तत्पुरुष समास को याद करना चाहेंगे। बेटा शांत रहो, शोर मत करिए, है ना, शोर हो रहा है, शांत रहिए, सुनिए, यहाँ पर मैं समझ में पूछिए। तत्पुरुष समास हमें ये कहता है कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है, और द्वितीय पद मतलब उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद को ही द्वितीय पद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। जो प्रथम पद होता है उसको क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और जो द्वितीय पद होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप विग्रह करते हैं तो क्या होता है, विग्रह करने में कारक चिन्ह का एक लोप होता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह हिंदी की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कैसी होती है, सुन लीजिए, अभी मैं याद करा दे रहा हूं। कर्ता ने को कर्म है, करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, में पै पर अधिकरण है, काकी के संबंध, हे रे हरे भव आठों कारक बंद। हे अरे भव आठों कारक, हे हरे क्या है, संबोधन है। अर्थात फिर से एक बार याद कर लीजिए कारक चिन्ह। कर्ता ने को कर्म है, करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है, में पे पर अधिकरण, हे भो अरे भव आठों कारक बंद। अर्थात इस प्रकार के चिन्ह होंगे, और वो कोई में कोई, जैसे कर्ता ने को कर्म है, करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, में पे पर अधिकरण है, काकी के संबंध, हे रे अरे भव संबोधन है, आठों कारक बंद। ऐसे आप लोगों ने याद किया ना, वही चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे तत्पुरुष समास के वहां पर लोग क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। इसके क्या देख रहे हैं, उदाहरण कर रहे हैं। जैसे वन गमन, जैसे लिखा है वन गमन, अब लिखा हुआ है यहाँ पर वन गमन। जब आप लोग विग्रह करेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे कि राम जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए, राम जी वन को गए, अर्थात वन को गमन क्या हो जाएगा, वन को गमन, ये हो गया। या तो हो जाएगा वन के लिए गए, ऐसे भी तो कोई में कोई कारक चिन्ह आया ना। कर्ता ने को कर्म है, कर्ता ने को क्या है, कौन सा कारक हो गया, कर्ता ने को कर्म है, करण चिन्ह से जान, कर्ता ने को कर्म है। अर्थात उनका कर्म क्या है, कर्म ये है कि वो कहां जा रहे हैं, वन के लिए जा रहे हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंगहीन।
वैसे आप नॉर्मली बोलिए, आदमी भी बोलता है ना, ये कहता है वो यार अंग से हीन है, आया सब अंग से हीन। तो कर्ता ने को कर्म है, करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, में पे पर अधिकरण है, काकी के संबंध हे अरे हो आटो कारक बंद। तो क्या हो जाएगा, अंग से हीन, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, अन्न से हीन। नेक्स्ट क्या है, जैसे पाठशाला, पाठशाला कहीं लिखा होगा, मान लीजिए क्या लिखा होगा, पाठशाला, तो क्या हो जाएगा, पाठ के लिए शाला, क्या हो जाएगा, पाठ के लिए शाला। अर्थात इसमें क्या होगा, एक और है तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके, प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके सारे विभक्तियां इसमें क्या कारक चिन्ह का लोप होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि समास में ऐसा कौन सा कारक है जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या उत्तर है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। यहां पर किसी को भी समस्या हो, निसंकोच पूछना है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल पूछना है और अपनी समस्या यही सॉल्व करना है, घर नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल पूछना है। पर्सनल जो ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग उसमें जो प्रश्न में समस्या हो ग्रुप में आप पूछिए, पर्सनल किसी के नंबर पे फोन न करिए, ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। अगर हम लोग संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में आता है चा अर्थे द्वंद्वा। क्या था, चा अर्थे द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, युग्म। क्या होता है द्वंद्व का मतलब, द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा या युग्म। अर्थात जब दो क्या रहते हैं, जोड़ा रहते हैं, दोनों का क्या रहता है, जोड़ा रहता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो है विग्रह करने पर और या शब्द लगा होता है। इस समास में जब आप क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो इसमें कौन से शब्द आएंगे, इसमें शब्द आएंगे और या जैसे माता और पिता ऐसे शब्द लिखे होंगे तो आप समझ जाइए कि द्वंद्व समास है। या तो लिखा होगा भाई या बहन, या ऐसे अध्यापक लोग बोलते हैं ना कि या तो एक लड़का और एक लड़की इस कार्य को कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और या चिन्ह लगा होता है द्वंद्व समास में। एक चीज और होती है, अगर हम लोग 10वीं के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो 10वीं में आप लोगों को एक चीज और मिलेगा कि जो द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कि कौन से होता है, एक इतरेतर द्वंद्व समास होता है, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, और तीसरा क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है। क्या होता है, एक प्रकार होता है इतरेतर, दूसरा है वैकल्पिक, तीसरा क्या है, समाहार। ये 3 शब्द होते हैं। अर्थात इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा समाहार द्वंद्व होता है। अर्थात क्या होता है, जैसे इतरेतर मतलब होता है और चिन्ह आ जाता है, और का लोप हो जाता है। इतरेतर में क्या हो जाता है, जैसे माँ और बाप, माता और पिता, भाई और बहन, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इतरेतर हो जाएंगे। दूसरा क्या है, वैकल्पिक का मतलब होता है कि कहते नहीं वैकल्पिक विषय, या तो आप हिंदी ले लीजिए या तो आप इंग्लिश ले लीजिए वैकल्पिक में। तो वैकल्पिक में क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, समाहार में क्या होता है, समाहार का मतलब होता है कि
निकलेगा। अर्थात जो समाहार होते हैं उसका मतलब है दोनों पदों से भिन्न, दोनों पदों से भिन्न क्या होगा, कोई अलग अर्थ होगा, कोई अलग अर्थ होता है या अलग अर्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास के उदाहरण, जैसे और एक चीज और है, जैसे हम लोग ट्रिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह ये होते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला उदाहरण है दिन रात, दिन रात, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिन और रात, दिन और रात। फिर क्या है, माता पिता, क्या हो जाएगा, माता और पिता। नेक्स्ट क्या है, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, समास में द्वंद्व समास पढ़े। द्वंद्व समास में अगर हम लोग संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में होता है चार्थे द्वंद्व, अर्थात द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा या योग। इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, विग्रह करने में और या चिन्ह लगे होते हैं या और या शब्द आते हैं। दूसरा चीज क्या होती है, द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। अर्थात इतरेतर का मतलब जब हम और या चिन्ह लगा होता है इतरेतर होता है, वैकल्पिक का मतलब होता है या होता है, समाहार का मतलब दोनों पदों से भिन्न अर्थ होगा। अर्थात जो पूर्व पद होगा और जो उत्तर पद होता है उन दो पदों से अलग भिन्न कोई नया शब्द निकलेगा, उसे ये कहते हैं। अगर हम लोग पहचानेंगे कैसे, दूसरी प्रश्न समस्या आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का मतलब क्या है कि हम अपने जीवन में सफल हों और एग्जाम में कभी आएगा तो उसको हम लोग अच्छी तरह से कर सकें। अब जब आपको एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में लोग परिभाषा पूछेगा, परिभाषा हमने बता दिया, या तो आपको पहचानने के लिए देगा कि ये कौन से समास के हैं, तो वो हम बता रहे हैं कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है, द्वंद्व समास में और या शब्द लगा होता है, द्वंद्व समास में क्या होते हैं, द्वंद्व समास में क्या होता है, जोड़ा और युग्म लगे होते हैं। अर्थात हमने क्या पढ़ा, द्वंद्व समास पढ़ा। द्वंद्व समास के पास क्या है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्या है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्या है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, यस्य सा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि क्या है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का मतलब होता है, बहुव्रीहि का मतलब होता है यस्य सा, बहुव्रीहि का मतलब होता है बहुव्रीहि यस्य सा बहुव्रीहि। अर्थात इसमें क्या होगा, प्रथम पद न तो प्रथम पद न तो द्वितीय पद, इसमें क्या होगा, तीसरे शब्द का क्या होता है, कोई अर्थ निकलता है। न तो प्रथम पद का अर्थ निकलेगा न तो द्वितीय पद का होगा। न इस समास में दोनों शब्दों में से कोई शब्दों की प्रधानता नहीं होती है और शेष कोई तीसरे शब्द का क्या होगा, अर्थ निकलता है। एवं इसमें क्या है, वाला वाली शब्द लगे होते हैं। इसमें क्या है, वाला और वाली शब्द का प्रयोग होता है। कब, विग्रह करने के अनुसार। जब हम लोग क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। बहुव्रीहि समास में न तो प्रथम पद न तो उत्तर पद, इसमें कोई तीसरे पद की प्रधानता होती है और क्या लगा होता है, वाला वाली शब्द लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, वाला वाली शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चतुर्मुख, जैसे चतुर्मुख, अर्थात चार मुखों वाला। अर्थात क्या हो गया,
लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर मीन्स होता है पेड़, लंबा है उदर जिसका, लंबा है या लंबा उदर वाला, अर्थात क्या होगा, भगवान गणेश होंगे। बहुब्रीहि समास का मतलब यह है कि बहुब्रीहि समास में जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर, बहुब्रीहि समास जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर कोई तीसरे शब्द का अर्थ निकलता है या तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, उस शब्द को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में वाला वाली लगा होता है, अर्थात जैसे चतुर्मुख चार मुखों वाला, चार मुखों वाला बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं बहुब्रीहि के बाद अपन लोग देख रहे हैं द्विगु समास देख रहे हैं। द्विगु समास सबसे सरल समास है। द्विगु संख्या पूर्वे द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास को इसमें किसकी प्रधानता होती है, इसका मतलब होता है संख्या पूर्वे द्विगु, अर्थात संख्या लगी होती है। इसमें क्या की प्रधानता होगी, संख्या लगा होता है। जिस समास में, अर्थात जिस समास में एक पद संख्यावाची होता है, इस समास में क्या होगा, एक पद क्या होगा, संख्यावाची, संख्यावाची होगा। उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 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 दो राहा, दो राहा मतलब, दो राहा का मतलब क्या हो गया, दो राहा का मतलब दो रास्तों का समूह, क्या हो जाएगा, दो रास्तों का समूह, दो रास्तों का समूह, दो रास्तों का समूह। जैसे चौराहा, त्रिलोक, तीन त्रिलोक लिख गया, क्या लिख गया, त्रिलोक, तीन लोगों का, तीन लोगों का। यहां पर क्या है, संख्यावाची त्रि, यहां पर क्या है, दो, दो राहा, त्रिराहा, त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, पंचरत्न पांच रत्नों का, शताब्दी, ये बहुत पूछता है, ये उदाहरण बहुत पूछता है, शताब्दी, शताब्दी मतलब यहां पर होता है, अगर सही पूछा जाए तो इसका मतलब देखिए, यहां पर, यहां का मतलब है शत, शत मीन्स होता है 100, अगर 100 है तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय, जिसमें क्या होता है, विशेष और विशेषण होता है। नेक्स्ट क्या है, कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कर्मधारय, इसमें क्या होता है, विशेष और विशेषण होता है। इसमें क्या होता है, विशेष और विशेषण होता है। किस समास में, कर्मधारय समास में क्या होता है, एक विशेष होता है और दूसरा क्या होता है, विशेषण होता है। इसी को एक को उपमेय कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, उपमेय और उपमान, क्या कहते हैं, उपमेय और उपमान कहते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल अर्थात नीला है कमल, जो कमल कैसा है, नीला है, तो कमल क्या है, कमल क्या है और नीला, कमल की विशेषता क्या है, कैसा कमल, कमल, कमल क्या है,
कमल तो है, लेकिन कैसा कमल? कमल की विशेषता क्या है? कमल की विशेषता यह है कि वह कैसा कमल है? नीला। तो ये नीला क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। कमल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेष और विशेषण हो गया। जैसे नील गाय, नील गाय। नेक्स्ट क्या है? शांत रहिए भैया, बाहर भीतर मत आइए। जैसे काली मिर्च, जैसे काली मिर्च। मिर्च क्या है? जो काली है। मिर्च क्या है? काली है। गाय क्या है? नील गाय। कमल कैसा है? जो नीला है। ये सभी क्या है? उसमें कुछ विशेष और विशेषण होते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण मैंने आप लोगों को बताया ना, जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम। और ये तो विशेषण है और उसमें क्या है? विशेष और विशेष होता है। उसकी विशेषता तो है कि वो क्या है? गाय है। उसकी विशेषता है कि वो कमल है, लेकिन क्या है कि वह नीला गाय है। नीली कमल, नील गाय, नील कमल। नेक्स्ट क्या है? जैसे उपमेय और उपमान इसमें आता है। कर्मधारय, कर्मधारय में एक विशेष होता है, एक दूसरा क्या होता है? विशेषण होता है। और जो पूर्व पद होता है या उत्तर पद होता है, उत्तर पद की प्रधानता कौन बताएगा? उत्तर पद की जो विशेषता बताएगा वो पूर्व पद बताएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? समास पढ़ा। समास में क्या होते हैं? समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और समास की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। ओके, थैंक यू।